हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बुक रीड करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5.2 आनुवंशिक पदार्थ की खोज। किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थ की खोज किया और कैसे किया? आइए इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैस्चर। मैस्चर द्वारा न्यूक्लिन व मेंडल के वंशांगति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। देखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिक वंशांगति के आणविक आधार की खोज सन 1926 ईस्वी में हुई। जो आनुवंशिक वंशांगति के आणविक आधार की खोज सन 1926 ईस्वी में हुई, किसने किया? ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट, मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। जो गुणसूत्र होते हैं वो अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक से मिलता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ होता है। आइए इसको देखा जाए, कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ होता है। पहला रूपांतरीय सिद्धांत को देखा जाएगा। वर्ष 1928 ईस्वी में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इन्होंने एक लैब में प्रोसेस किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो जीवाणु होता है जो निमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। जो जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करता है उसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोला जाता है। उस पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या थी। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसे न्यूमोकोकस भी बोला जाता है, जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी जिसे यस व दूसरी सख्त कॉलोनी जिसे आर, यानी ये स्मूथ होता है और ये रफ होता है, का निर्माण होता है। इन्होंने दो बैक्टीरिया, एक यस स्ट्रेन को लिया और एक आर स्ट्रेन को लिया था। यस स्ट्रेन यानी स्मूथ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन। जो एक चिकनी चमकीली होता है, एक सख्त कॉलोनी यानी खुरदुरी होता है। यह एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा बहुसर्कराइड युक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। जो एस प्रभेद होता है उसका जो जीवाणु होता है उसमें श्लेष्मा बहुसर्कराइड पाया जाता है, आवरण युक्त होता है, जबकि आर स्ट्रेन में आवरण युक्त नहीं होता है, उसमें जीवाणु में श्लेष्मा बहुसर्करा नहीं पाया जाता है। ऐसे प्रभेद उग्र में संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से अपना एक्सपेरिमेंट चूहे पर किया था, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। एस प्रभेद है जो इसके संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद से निमोनिया रोग नहीं होता है। आइए इनके एक्सपेरिमेंट को देखा जाए। जब इन्होंने एस प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मर जाता है।
या सिस्टेन। और जब आर स्ट्रेन यानी आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया जाता तो चूहा जीवित रहता है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तब चूहे की मृत्यु हो गई। इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विलगित किया। एस प्रभेद यानी एस स्टेन बैक्टीरिया को ताप से मृत करके जब चूहे में स्थानांतरित कराया तो चूहा जीवित रहता है। एस प्रभेद ताप से मृत करके और आर प्रभेद में सजीव में मिला करके यानी एस स्टेन बैक्टीरिया को आर स्टेन बैक्टीरिया में मिक्स करके जब चूहे में स्थानांतरित किया गया तो चूहा मर जाता है। अरे आपका यस स्टेन बैक्टीरिया को जब चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा डेड यानी उसका मृत्यु हो गया, और आर स्टेन बैक्टीरिया को जब चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा जीवित था। और जब एस स्टेन बैक्टीरिया को ताप से मृत करके चूहे में स्थानांतरित किया गया तो चूहा जीवित था, और एस स्टेन बैक्टीरिया को ताप से मृत करके जब आर स्टेन बैक्टीरिया में उसको मिला करके जब चूहा में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा मर जाता है। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुसर्कराइड आवरण का निर्माण होता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण के कारण हो पाता है। इन प्रयोगों से आनुवंशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। आइए रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण को देखा जाए। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओस्वाल्ड एबेरी कोलिन मैक्लिओड। ओस्वाल्ड एबेरी कोलिन मैक्लिओड व मैकलिन मैककॉर्टी। इन्होंने सन 1933 से लेकर के 44 के कार्य के पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। ताप मृत एस कोशिकाओं से जैव रसायनों, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया गया कि इनमें से कौन आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। इन्होंने पता लगाया कि जो एस जीवाणु का केवल डीएनए ऐसा ही भाग है जो जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है, हर जीवाणु को यानी आर जीवाणु को। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएजिज व आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज, प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज और आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरित प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरित के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनएस व डीएनएज के बीच क्या कोई अंतर है? आइए इसके बारे में देखा जाए। डीएनएस व डीएनएज के बीच क्या कोई अंतर है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसको प्रूव करके देखा जाए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने सन 1952 के प्रयोग से प्राप्त हुआ। जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, इन्होंने एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने बताया था सन 1952 ईस्वी में। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं।
जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे और चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इकोलाई, जिसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को समन्वयक में हिलाने से विषाणु और अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रीय यंत्र में पृथक्करण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वो डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। चित्र 5.5, आइए इसको देखा जाए। चित्र 5.5 हर्शे चेज का प्रयोग किया था। ये आपका एक जीवाणु है, बैक्टीरिया। जीवाणु भोजी विकिरण सक्रिय 35S से अंकित प्रोटीन संपुट होता है और ये विकिरण सक्रिय 32P, ये 35S सल्फर और 32P फास्फोरस से अंकित डीएनए होता है। एक आकर के एक बैक्टीरिया पर चिपक जाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा और ये जो बैक्टीरिया है ये समझने में असमर्थ हो जाता है कि हमारा ही जेनेटिक मटेरियल है कि दूसरे का है। ये अपना ही समझ लेता है और अपने समझ करके कोशिकाओं में विकिरण 35S का पता नहीं लग पाता है। विकिरण 35S का पता लगा नहीं पाता है बैक्टीरिया और अपने अंदर ढेर सारा बैक्टीरिया फेज बना लेता है। आइए विकिरण सक्रिय 32P फास्फोरस संकेत डीएनए को देखा जाए। इसमें जो है बैक्टीरिया वो आकर के जीवाणु पर चिपक गया है और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया है। सेम उन सबका जेनेटिक मटेरियल होता है। यह संक्रमण अवस्था है और यह अनावरण अवस्था है। ये अब केंद्रण हो गया है। कोशिकाओं में विकिरण 32P का पता लगा प्लस विकिरण का पता लगा नहीं लगा और अपने अंदर ढेर सारा बैक्टीरियोफेज का निर्माण करा लेता है और फिर बाद में ब्लास्ट होकर के बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के गुण यानी डीएनए बनाम आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए को देखा जाए क्या होता है। पिछली चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था वह अब स्पष्ट रूप से हर्शे और चेज के प्रयोग से सुलझ चुका है। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज आदि आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जिसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज वायरस। देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज वायरस आनुवंशिक पदार्थ हैं।
कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे हैं, जैसे क्यों डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत व अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। क्या आप डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर को बता सकते हो? एक अणु जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूरा करता है। क यह अपना प्रकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति, इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इनमें धीमे परिवर्तन उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्म पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों डीएनए व आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, अपना कॉपी तैयार करना। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड की पूर्ण करने में असफल है। आनुवंशिक पदार्थ इतना अस्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शारीरिक क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक अस्थायित्व तो उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं लेकिन पुनः उचित स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी डीएनए डबल एक्सटेंडेड डीएनए होता है, द्विरज्जुकी होता है, जिसे गर्म करने पर टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तो उन दोनों के रज्जु के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब उन्हें पुनः ठंडा किया जाता है तो फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 हाइड्रोक्सी समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय व संरचनात्मक दृष्टि में अधिक अस्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। वास्तव में डीएनए में यूरोसिल की जगह पर थायमिन होने से उनमें एक अधिक अस्थायित्व तो मिलती है। डीएनए में यूरोसिल नहीं पाया जाता, उसके जगह पर थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, उसके जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हेतु हमें डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा और आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है, उसकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूटलेखन करते हैं, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक अस्थायी होने से वह आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवंशिक सूचनाओं के हस्तांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। आइए आरएनए संसार को देखा जाए। आरएनए क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए, आइए इसके बारे में देखते हैं आरएनए क्या होता है। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों और बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचयी क्रिया, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास आरएनए से हुआ है।
आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, देखिएगा, जिससे यह अधिक अस्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हैं। आइए प्रतिकृति के बारे में देखा जाए, यानी रेप्लिकेशन के बारे में देखा जाए। डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार है। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवंशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। वाटसन व क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में बताया कि उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। चित्र 5.6 यानी चित्र 5.6 डीएनए एक अर्धसंरक्षित प्रतिकृतियन का वाटसन व क्रिक प्रतिरूप क्या है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, जो डीएनए है कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसके बीच में नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है और इसमें दो सिरा होता है, एक 5' एक 3' सिरा होता है। 5.4.1 आइए प्रायोगिक प्रमाण को इसका देखा जाए। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्धसंरक्षित प्रतिकृतियन होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त हुई और आगे जाकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिका में पता लग पाया, जैसे मैथ्यू मेसल्स व फ्रैंकलिन स्टॉल ने प्रयोग सन 1958 ईस्वी में किया था। ये क के बारे में देखा जाए क्या, इन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें 15 NH4Cl 15N यानी नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। ये जो 15 समस्थानिक है नाइट्रोजन का। अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में 15 नाइट्रोजन यानी N अवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि नाइट्रोजन एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और यह नाइट्रोजन यानी 14N से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जिसमें साधारण NH4Cl था। वह निश्चित समयांतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर व इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया कि यह हमेशा द्विरज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम CSCI ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। चित्र 5.7 चित्र 5.7 एवं स्टॉल का प्रयोग देखा जाए। इन्होंने पीढ़ी 1 को चूज किया और पीढ़ी सेकेंड है, जिसमें एक जो नाइट्रोजन है वो एक 15 का है समस्थानिक जिसका, और एक नाइट्रोजन जिसका समस्थानिक 14 है। इन्होंने नाइट्रोजन डीएनए और नाइट्रोजन डीएनए को लिया, एक 15 वाले समस्थानिक नाइट्रोजन डीएनए को लिया, जिसमें 20 मिनट के बाद एक 40 मिनट बना, जिसमें एक 14N डीएनए का निर्माण हुआ, फिर 15N डीएनए, फिर 14N डीएनए का, यानी एक डीएनए से 2 और 2 से 4 डीएनए का निर्माण किया।
इसमें अपकेंद्र बल का प्रयोग किया गया। ये जो है 15 यान ये भारी का है और ये 14 यान 15 यान है जो संकरित का है। और 14 यान हल्का हो गया और 14 यान 15 यान भारी हो गया। अपकेंद्र से निष्कर्षित किया गया ये डीएनए है आपको। गौ प्रोसेस को देखा जाए इस प्रकार संवर्धन जिसको 15 यान से 14 यान माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था। इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकरित या मध्य था। 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट में विभाजित होता है। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी 40 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। इस चेरेचिया कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए घनत्व का अनुपात होगा। ठीक इसी तरह का प्रयोग टेलर व उनके सहयोगियों ने सन 1958 में बिसिया बाबा फावा सेम पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थायमिडीन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरचक की तरह से प्रतिकृति करता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे।